हे क्लास 7। तो आज हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर 4 देखने वाले हैं। और एक्चुअली इसके बाद से जो है वो आपका हिस्ट्री पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा और हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार चैप्टर है, तो प्लीज आपसे बहुत ही ध्यानपूर्वक और गौर से देखें वीडियो को। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं काफी न्यू हूँ इस यूट्यूब पे, तो यदि थोड़ी फिर दिक्कत होती है तो आप प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मैनेज कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है द तुर्किश इन्वेंशंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, चैप्टर 4। और ये है आपका क्लास 7 की हिस्ट्री सिविक्स एंड बुक से। जिस पब्लिकेशंस की बुक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये है आपका द ट्रेल पब्लिकेशन की है। और आई थिंक शायद ये बुक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास होगा, द ट्रेल। और यदि ये बुक आपके पास नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत जितने सारे हिस्ट्री के बुक्स हैं क्लास 7 के, वो ऑलमोस्ट उसमें जो कंटेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो यदि आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक्स पढ़ते हो तो जो से आपको नॉलेज आ रही है ना, जो चीजें आप वहां से सीख रहे हो, वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बस पब्लिकेशन अलग है। थीम है 3, चैप्टर है 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है गाइस कि जितने सारे चीजें में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सभी पास्ट में घटित हुई चीजें रहती है। तो उसी तरह से आज की चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअली बात है 18th और 9th सेंचुरी की और उसके बाद की। 18th एंड 9th सेंचुरी, दैट मीन्स आप अंदाजा लगा सकते हो करीब करीब थाउजेंड्स ईयर्स बिफोर की बात है। अभी जो आप जिस टाइमिंग में जी रहे हो, ये आपका 21st सेंचुरी है। तो ये आप 21st सेंचुरी में हो और आपने आज जो स्टोरी पढ़ने वाले हो वो है आपका 8th सेंचुरी की। दैट मीन्स देख रहे हो कितने साल है, लगभग लगभग 13, 12 और 13th सेंचुरी बिफोर, दैट मीन्स 1200-1300 साल पहले की बात है। तो उस वक्त जो है आप सेंट्रल एशिया में एक डायनेस्टी था जिसका नाम था एबेसिड कैलिफेट, या तो बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एबेसिड डायनेस्टी। और ये जो है जनरली बेसिकली रूल कर रहा होता है सेंट्रल एशिया में, जिसमें आपका तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से ऊपर के जितने सारे कंट्रीज है सेंट्रल एशिया में, वो सभी आते हैं। तो वहां पे बेसिकली एक बहुत बड़ी सी डायनेस्टी होती है, बहुत पावरफुल डायनेस्टी रहती है, जो काफी सारे कंट्रीज बहुत बड़े एरिया पे रूल कर रही होती है। इसका नाम होता है एबेसिड कैलिफेट, जो 8th और 19th सेंचुरी में रूल कर रहा होता है। वो धीरे धीरे डिक्लीन करने लगता है और उसका जो पॉलिटिकल पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। और 9th सेंचुरी तक आते आते ये जो एबेसिड डायनेस्टी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब टूट जाता है बिल्कुल। और दो नए स्टेट्स बनते हैं, दो नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनते हैं, जो कि तुर्क लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा होता है, who had earlier served in the armies of the caliph। जो एबेसिड कैलिफेट और एबेसिड डायनेस्टी में रूल कर चुके होते हैं, उन आर्मीज के द्वारा जो है इन दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स को रूल कर रहा होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एबेसिड डायनेस्टी के टूटने के बाद दो नए स्टेट्स कौन कौन से बनते हैं। तो पहला जो आपका स्टेट्स बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं गजनी के नाम से जानते हैं, और दूसरा बनता है गौर। तो दो इंपॉर्टेंट ये जो शहर है आपको याद रखनी, दो इंपॉर्टेंट ये जो स्टेट्स है, पहला है गजनी, जो कि अभी ये बहुत तहलका मचाने वाला है भारत में आने के बाद। इसका जो एंट्री है, अब ये भारत में एंटर करने वाला है और भारत में आकर के बहुत ज्यादा ये तहलका मचाने वाला है, तो उसको याद रखनी है, गजनी। और दूसरा है आपका GHOR, घोर। इसको गोर या घोर भी ऐसे कुछ कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गजनी के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे गौर के बारे में। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, बात है 10th सेंचुरी की। 9th सेंचुरी में डिक्लीन होता है और करीब कुछ सालों तक वो लोग वहां पे रूल करते हैं। और अब टाइमिंग है 10th सेंचुरी, सो 10th नहीं 11th सेंचुरी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। साल है 1001 से 1025 सीई के बीच का। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, ये जो स्टेट बताया ना मैंने आपको अभी, गजनी, तो गजनी का जो सुल्तान होता है, देखो ये इस्लामिक में क्या होता है ना, वहाँ जो रूलर्स होते हैं उसे सुल्तान कहा जाता है बेसिकली। सुल्तान, साइंसा वगैरह वगैरह जो शब्द हैं जो आप आगे सुनोगे, तो सुल्तान बेसिकली राजा को एक उपाधि कह सकते हो। तो सुल्तान नाम है, पूरा नाम क्या है, सुल्तान महमूद। और ये कौन सी जगह का है, तो गजनी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और एम्बिशियस रूलर था। एम्बिशियस रूलर मतलब चाहता था कि वो अपना कंट्री का विकास करे, अनेक अपना अच्छा भविष्य चाहता था अपना, और शायद अपने लोगों का भी चाहता होगा। तो ये बेसिकली वहां का है और वो अपने हिसाब से अपने यहाँ पे रूल कर रहा होता है। लेकिन वो सब जितने सारे स्टेट्स है ना, वो बहुत गरीब और कमजोर, बस उन लोगों को हथियार चलाना और
बलपूर्वक किसी पे जबरदस्ती लूट लेना, मार-काट करना, ये सब चीज़ें आता है। बट खुद से मेहनत करके खेती-बाड़ी करना, फसलें उगाना, खाना-पीना और अपना खुद का विकास करना अपने रिसोर्सेज़ से और खुद की मेहनत से खुद का विकास करना, ये सब उनको बिल्कुल नहीं आता है। तो वो क्या चलते हैं उस टाइमिंग में 9th और 10th सेंचुरी के टाइमिंग में उस पीरियड में क्या था कि इंडिया काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिच था। यहाँ के जो कल्चर्स है वो बहुत रिच थे, लोगों के पास खाने-पीने की चीज़ों की कमी नहीं थी। यहाँ का जो लाइफ़स्टाइल था वो लोगों की जो लाइफ़स्टाइल है, रहन-सहन है वो काफ़ी अच्छी थी। लोग काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन इन सभी लोगों की खुशहाल ज़िंदगी पे एक बार काल बन के एक चीज़ आती है जो सबको तहस-नहस करके बर्बाद करके रख देती है, कुछ सालों में बर्बाद कर देती है। बात है 10th 1 और 10th 25 सी की मतलब 1000 से लेकर के 1025 तक। महमूद गज़नी इन्वेड करता है, आक्रमण करता है भारत पर 17 बार। 25 साल के अंदर 17 बार। आप अभी इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि आप सोचो अभी जैसे आप रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो कितनी बुरी स्थिति हुई है जहाँ पे वार हो रही है, तो लोग अच्छे से खुली हवा में साँस नहीं ले पाते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंटली वो घूम नहीं पाते हैं, हमेशा डर रहता है पता नहीं कौन-सा बम कहाँ से आ जाए, पता नहीं कब कौन किसको मारने के लिए आ पड़े, तो कितनी भय की माहौल होती है। तो इस पीरियड में सोचो करीब 25 साल के अंदर 17 बार अटैक करता है और जब आता है वो तुरंत नहीं जाता, करीब बहुत टाइम लगती है, मतलब महीना 2 महीना तक वो आने के बाद यहाँ पे रहता है, उसके बाद अटैक करता है, लूट-मार करता है, जो रास्ते में आता है सबको बस सुला देता है, मार देता है, पीट देता है। मतलब कुछ बिल्कुल कह सकते हो क्रूरतापूर्वक जो है वो यहाँ पे बिहेव करता है। He wanted to build a large and well-equipped army to expand his kingdom and also to protect from his enemies in Central Asia. वो अपने यहाँ अपने किंगडम को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, खुद का डेवलपमेंट कराना चाहता था, तो इसकी वजह से क्या करता है वो इंडिया को लूटने आता है, इंडिया को लूटता है बेसिकली स्टार्टिंग में जिसका एम होता है कि बस किसी तरह से इंडिया को जितने सारे धन दौलत संपदा भारत में है उन सभी को लूटना है और अपने यहाँ से ले जा करके अपना जो है वो विकास करना है, बहुत सारे धन दौलत ले जा करके अपना जो है वो खुद को मजबूत बनाना है। तो देखो खुद को मजबूत बनाने के लिए और अपना किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए आपको आर्मी चाहिए होती है और आर्मी चाहिए तो अभी आर्मी को आपको खाना-पिलाना खाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और यदि पैसे नहीं होंगे सोने-चांदी और उस वक़्त जो चलते थे पैसे के रूप में, वो आपके पास नहीं हो तो आप अपने आर्मी को बढ़ा नहीं सकते हो। इसीलिए वो इंडिया पे अटैक करता है और यहाँ से बहुत सारे धन दौलत संपदा को वो लूट के लेके जाता है। और उस टाइमिंग में भारत में क्या था ना कि जो बड़ी-बड़ी मंदिरें थी जैसे देखो अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, वृंदावन हो गया, फिर आपका यहाँ पे गुजरात में एक जगह है जिसका नाम था क्या नाम था गुजरात में? सोमनाथ जगह है। तो उन सभी चीज़ों पे जहाँ-जहाँ धार्मिक हिंदुओं की जो धार्मिक शहर था, जो वहाँ के जो उनकी उनकी जो आस्था का मंदिर था, उन सबों में सिर्फ़ बहुत सारे सोने-चांदी की मूर्तियाँ बनी हुई रहती थी और कीमती-कीमती जो चीज़ें होती थी ना, वो सब मंदिरों में लगाया जाता था। मंदिरों में काफ़ी कीमती चीज़ें होती थी, धन-दौलत संपदा वगैरह होती थी, तो उसने सबसे पहले अटैक किया टेम्पल्स पे और वो जो टेम्पल्स था नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को उसने अटैक किया और बुरी तरह से बर्बाद किया और इस तरह और कुछ इस कदर से वो लोग बर्बाद किया कि अभी भी नॉर्थ इंडिया में जैसे तो साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स अभी कुछ-कुछ ठीक-ठाक हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अभी भी जो बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो टूटी पड़ी हैं। एट दैट टाइम नॉर्थ इंडिया वाज़ डिवाइडेड एंड देयर वाज़ नो यूनिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भारत में थी उस वक़्त कि यहाँ पर जो था ना, लोग यूनाइट नहीं थे। इंडिया में बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेट से जो डिवाइडेड थे और वो आपस में यूनाइटेड नहीं थे। इसलिए जब कोई अटैक बाहर से होता था तो वो लोग साथ में मिल कर के उसका अपोज़ नहीं कर पाते थे, उसका सामना नहीं कर पाते थे। तो जो भी जिस पर भी अटैक होता था वो खुद को बस समझ रहे हो नुकसान हो जाता। द एम्बिशियस राजपूत डीपली अब्सॉर्ब्ड इन म्यूचुअल राइवलरीज। सबसे बड़ी और जो मुसीबत थी ना उस वक़्त वो था राजपूत रूलर का शासन और उसके बीच में प्रतिद्वंद्विता। मतलब जितने सारे राजपूत रूलर हैं जो अलग-अलग एरियाज़ में हैं वो सब आपस में एक जलन का भाव रखते थे। उन सब में एक दूसरे को लेकर के दूसरों को हराने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का, दूसरे को नीचा दिखाने का, ये सब जो है वो बिहेव रहता था। तो इसके वजह से क्या होता था कि बाहर के जो लोग होते थे उसको मौका मिल जाता था इंडिया में अटैक करने का, यहाँ के जो किंगडम्स थे उसको लूटने का, मंदिरों को तोड़-फोड़ करने का। फेल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशंस। ये लोग जो हैं 99th सेंचुरी में अगल-बगल और बाहर के राज्यों में, देशों में क्या चल रहा है, इस चीज़ को वो ग्रेविटी को, सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता। महमूद गज़नी अटैक्ड इंडिया एंड प्लंडर्ड इट्स रिचेज़। वो इंडिया को बहुत बुरी तरीके से लूटता है और प्लंडर्ड मतलब बिल्कुल तहस-नहस करके खत्म करके चला जाता है। और सिर्फ़ एक बार नहीं, एक बार आता है, फिर दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, चौथी बार आता है, ऐसे लगातार 17 बार आता है। और फिर भी
जो यहाँ के लोकल रूलर्स रहते हैं वो उसे अपोज नहीं कर पाते, उसे रोक नहीं पाते। और इतनी बार अटैक होने के बाद भी ये जो राजपूत रूलर हैं, जो खुद को बहुत बड़े अभी के टाइम में साइंसा समझेंगे, जहाँ पे देखना ना अपना टाइटल गाड़ियों में, व्हीकल्स में, पता नहीं जहाँ जहाँ जो है जो का मौका मिलेगा लिखे हुए रहते हैं राजपूत। लेकिन काहे का राजपूत? जो खुद को और अपने देश को संभाल नहीं पाते हो। आगे क्या होता है, खैर इस सब बातों पे मुझे नहीं जानिए चाहिए। आई थिंक प्लीज आप लोग यदि कोई है तो प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, मैं बस ये बता रहा हूँ ऐसा उस वक्त कंडीशन क्या था। आगे क्या होता है, वो जो है पंजाब की रीजन में सबसे पहले अटैक करता है। whose territory extended from पंजाब टू प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और उस वक्त पंजाब काफी बड़ा था। पंजाब अभी जो है कुछ पंजाब का पार्ट्स इंडिया में है और कुछ पंजाब का पार्ट्स अभी पाकिस्तान में है। लेकिन उस वक्त क्या था, 9th सेंचुरी के आसपास जो पंजाब रीजन था वो काफी बड़ा था, अपने आप में एक बहुत बड़े स्टेट, बहुत बड़े देश की तरह था, जो कि इंडिया से स्टार्ट होते हुए पूरा पाकिस्तान का एरिया और साथ ही साथ वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक को टच करता था। वहाँ का रूलर है जयपाल, वाज फोर्स्ड टू पे ट्रिब्यूट। लेकिन वहाँ का जो रूलर जिसका नाम था जयपाल सिंह या तो पता नहीं क्या था, वाज फोर्स टू पे ट्रिब्यूट, यानी कि जो मोहम्मद गजनी है वो इसको इतने बुरी तरीके से टॉर्चर करता है कि इसे जबरदस्ती सालाना इसे ट्रिब्यूट लिया जाने लगा कि तुम यदि यहाँ पे राज करो अपनी जगह पर ही, पर तुम्हें सालाना बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो हमें देनी होगी। अनेबल टू बियर द ह्यूमिलिएशंस एंड डिफीटेड, जयपाल बर्न्ड हिमसेल्फ टू डेथ। जयपाल इस इंसल्ट को, इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो खुद का सुसाइड कर लेता है, वो खुद को जला लेता है। जयपाल बर्न्ड हिमसेल्फ, एक राजपूत राजा खुद को जला दे रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा टॉर्चर उसके साथ हुआ, कितना ज्यादा उसके साथ अ, दुर्व्यवहार किया गया। अब नेक्स्ट जो किंग है जयपाल के बाद वो बनता है आनंदपाल, और आनंदपाल जो है वो जयपाल का सन होता है। formed an alliance with the rulers of some of the important states of western and central India। ये क्या करता है, इतने दिनों तक अटैक होने के बाद अब इसमें थोड़ी सी अकल आती है और ये कोशिश करता है कि सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जितने सारे बाकी के जो आपका रूलर्स होते हैं उन सब के साथ मिल करके एक अलायंस बनाने का, एक गठबंधन करने का, ताकि मिल करके जो है वो गजनी के रूलर्स पर जो गजनी से का क्रूरता है उसे रोका जा सके। They made elaborate arrangement to repulse Ghazni and protect their states and culture। ये लोग एक मिल करके एक बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित अरेंजमेंट तैयार करता है ताकि गजनी से प्रोटेक्ट किया जा सके अपने देश को और साथ ही साथ अपने कल्चर को। The grave threat of foreign invasion inspired the people to rise the defense of their land। ये जो बार बार थ्रेट, धमकियां और बार बार अटैक किया जा रहा था, इन्वेजन किया जा रहा था गजनी के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, उन सब की वजह से ये लोग में ये प्रेरणा आती कि आपस में जो है हमें मिल के रहना चाहिए और उसे डिफेंस करना चाहिए। इट इज सेड दैट इवन द वुमेन सोल्ड देयर ज्वेलर्स। इतनी तबाही होती है कि देखो मजबूरन औरतों को, महिलाओं की जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती थी, उन सबको बेचा जाने लगा, गिरवी रखा जाने लगा ताकि जो हथियार हैं और जो सेना की सामग्री हैं उसे जुटाया जा सके, ताकि वो अफगानिस्तानियों से या फिर यूं कहो महमूद अब गजनी से सामना किया जा सके। आनंदपाल एंड हिज अलाइज वर डिफीटेड। फाइनली एक वॉर होती है और जो भी अलायंस रहता है आनंदपाल का या फिर उसके आसपास के जितने सारे राजपूत रूलर रहते हैं, एक बार फिर उन सबको बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। दिस ओपन द वे टू फ्यूचर इन रोड्स इनटू द हार्ट ऑफ इंडिया। और इस हार के बाद जब इन सबको यूनाइटेड होने के बाद भी उसने गजनी को हरा नहीं पाया, तब जाकर के एक रास्ता खुल जाता है कि अब के बाद से कोई भी इंडिया को आके लूट सकता है, यहाँ पे आके मौज मस्ती कर सकता है, चीज़ों को लूट पाट करके, लोगों को मार के यहाँ से खुलेआम जा सकता है। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अब उसे रोका जा सके उस टाइमिंग तक। Later, most of the Mahmud's attack were directed at the temples towns in of North India। महमूद का जो अटैक था वो मोस्टली टाउन्स, जो टेम्पल्स टाउन्स है उसकी तरफ होता था, क्योंकि टेम्पल्स टाउन्स को डिस्ट्रॉय करने से उसे दो चीज़ों के लाभ होती थी। पहला ये तो उसे बहुत सारे धन संपदा मिल जाता है, क्योंकि मंदिरें में जो है अभी भी टाइम में आप देखो काफ़ी धन दौलत पैसे होते हैं, लोग जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वो हो गया। प्लस जो सारे लोग हैं वो बहुत सारे उस टाइम
जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे ना, सोने चांदी की बने हुए मूर्तियां और तो सोने चांदी की बनी हुई बहुत सारी जो चीजें हैं वो दान दिया करते थे। तो मंदिर एक बहुत बड़ी धन संपदा का केंद्र था। तो मंदिर को लूटने के बाद उसे वो मिल जाता था। और दूसरा, यहाँ का जो इंडिया का कल्चर था, जिसको जो लोग मंदिर में आस्था रखते थे, मंदिर में मूर्तियों को पूजते थे, उनसे गजनी को काफी नफरत था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी आपस में या तो इधर आसपास में मूर्तियों का पूजा करने वाला रहे, इसीलिए वो लोग टेम्पल पे अटैक्स करते थे और मूर्तियों को तोड़ते थे और जो यहाँ का कल्चर है, सिस्टम, उसे बर्बाद करने का प्रयास। नॉट merely a religious center but treasure house to fabulous riches as well। तो देखो लिखा हुआ है ना, टेम्पल जो है वो क्या था, एक रिलीजियस सेंटर तो था ही, लेकिन साथ ही साथ फैबुलस रिचेज भी हुआ करता था। हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स और प्लंडर, बहुत सारी, करीब सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया, है ना, प्लंडर एंड डिस्ट्रॉयड। The attack on Somnath temple in Kathiawar was Mahmud's most ambitious and profitable expedition। 1024 और 25 के बीच में सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात का काठियावाड़ में स्थित है, एक बहुत बड़ी और उस वक्त का बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था, जिसमें वहाँ के आसपास के लोगों का बहुत आस्था थी। लोग हमेशा पूजा अर्चना करने के लिए वहाँ पे जाया करते थे। वहाँ पे हमेशा बहुत सारे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ रहता था। लोग पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए वहाँ पे जाते थे और बहुत सारी धन संपदा थी वहाँ पे। तो जब उसने सोमनाथ पे अटैक करा तो काफी काफी ज्यादा संख्या में उसने लूटपाट करी और इतनी धन संपदा का वहां पे लूटपाट करा और इतने सारे मंदिरों को तोड़ा। चूंकि मंदिर, सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बहुत सारे मंदिरों का ग्रुप हुआ करता था। अलग अलग गॉडेज और गॉड्स का जो मूर्तियां हैं वो आपस में, जो मंदिर से वो बने हुए रहते थे। तो वहां से उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। द इंडियन पुट अप a stubborn resistance to save the magnificent temple। जो इंडियंस थे, अब तो जब राजा के हाथ से सारी चीजें निकल जाती है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जो आम पब्लिक होती है भारत की, गुजरात की, वहाँ के जो हिंदूज होते हैं, वो खुद को और अपने कल्चर को बचाने के लिए, सामना करने के लिए सामने आ जाते हैं। वो लोग रेसिस्ट करते हैं, स्टबर्न, बिल्कुल जिद्दी की तरह उसे रोकने का प्रयास करते हैं, सेव करने का प्रयास करते हैं अपने मंदिर को, लेकिन वो नहीं बचा पाते हैं। विच वाज द रिचेस्ट एंड द मोस्ट सैक्रेड टेम्पल। देखो उस वक्त लोगों के पास हथियार और ऐसे हथियार चलाने में माहिर हिंदू जो हुआ करते थे वो सब नहीं थे। और वो लोग जो आते थे लुटेरा और जो बोलते थे इन्वेडर्स, वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट रहते थे हथियार चलाने में। वो लोग का बस एक ही काम होता था, बस लूटपाट करना, लोगों को मारना और खुशी मनाना। उसे मारने में, पीटने में ही खुशियां मिलती थी वहां भी। इसीलिए यहाँ के जो हिंदूज लोग थे उनको ये सब चीज में विश्वास कम और अपने आस्था को लेकर के ज्यादा विश्वास थी, वो पूजा पाठ करने में। और पता नहीं क्या ही रहा होगा उस वक्त का सिचुएशन, जो आप समझ सकते हो। तो वो खुद को बचा नहीं पाता है। आफ्टर 3 days, देखो ये पूरी लीड पार्ट 3 दिन तक चलती है, और फियर्स फाइटिंग, और फाइटिंग भी पूरे 3 दिन तक चली। द इंटायर डिफेंस फोर्स ऑफ 50,000 सोल्जर्स ले डेड। भारत की तरफ से जो भी करीब 50,000 सोल्जर्स हैं जो लड़ रहे होते हैं, उन सबको मार दिया जाता है। द विक्टोरियस महमूद रिटर्न टू हिज कैपिटल, और मोहम्मद महमूद गजनी जो है वो जीत जाता है इस वार को, और वो अपने कैपिटल की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि गजनी की तरफ मूव कर जाता है। बहुत सारा ट्रेजर्स इंक्लूडिंग द वैल्यूएबल वर्ड्स ऑफ वर्ड आर्ट को वो लूटपाट करता है। आप इस मैप में देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। प्यारा भारत में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सोमनाथ। यहाँ पे सोलंकी लोगों का शासन हुआ करता था, और ये जो सोमनाथ हो गया, और ये जो पार्ट है ये है आपका पंजाब का रीजन। और यहाँ देख सकते हो ये रहा आपका काबुल, और ये है गजनी, ये अभी प्रेजेंट में अफगानिस्तान में। ये देखो तीनों अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंट शहर, घोर, काबुल, गजनी और कांधार। और यहाँ पे आपका पेशावर पाकिस्तान, मुल्तान, लाहौर, और फिर इधर के जो एरिया है इसे पंजाब कहा जाता है। और ये पंजाब का जो रीजन है काफी बड़ा था, बिल्कुल वो अफगानिस्तान तक टच करता था। इस मैप में जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हो, ये वो रीजन है जिसे गजनी ने एक्सपेंड करा, गजनी से शुरू किया एक्सपेंड करना, और इस पूरे इलाके को वो अपने अंडर में कर लेता है, काफी बड़े एरियाज को अपने अंडर में ले लेता है। और जो रेड कलर में दिखाया गया वो ये वो एरिया था जो गजनी ने लूटपाट करा और वापस चला गया। तो ये देख सकते हो इस रूट से होकर के आया सोमनाथ, इसे लूटपाट करा, बर्बाद किया, इस पूरे इलाके को तहस नहस करके वो वापस चला जाता है। और फिर इस एरिया में यहाँ देख सकते हो जितने सारे आपका जो रीजन है, अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, वाराणसी, इन सभी जो हिंदुओं का नॉर्थ इंडिया में आस्था का प्लेस हुआ करता था, बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी, मतलब जहाँ पे लोगों की गहन गहन आस्था होती थी, उस पे अटैक करता है। ये पूरे इंडिया को प्लंडर करता है और पूरी तरह से बर्बाद करके रखता है। महमूद वाज ए ग्रेट
मिलिट्री लीडर, वो बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर था, ऐसा कुछ कह सकते हो। और वो उसका कहना जो है वो जितने सारे उसके आर्मीज थे वो सबको अच्छे से सुनते थे। वो उसमें बहुत जोशीला भाषण देने का आसक्ति था। वो ऐसे-ऐसे भाषण देता था, स्पीचेस देता था जिसकी वजह से सारे जो आपके आर्मीज हैं वो मोटिवेटेड हो जाता था और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता था। और जब वो लोग तैयार नहीं होता था फाइट करने के लिए तो वो बेसिकली यूज़ करता था जिहाद टर्म, या फिर कह सकते हो धार्मिक नारे लगा-लगा के वो लोग जो है खुद को मोटिवेट करता था। बट ही डिड नॉट वांट टू एस्टैब्लिश एन इंडियन एम्पायर, लेकिन वो इंडियन एम्पायर यहाँ पे आके बनाना नहीं चाहता था। उसका इंटरेस्ट था सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन सेंट्रल एशिया, वो सिर्फ सेंट्रल एशिया में ही अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। लेकिन उस चीज़ को बढ़ाने के लिए उन्हें चाहिए था पैसा, और वो इंडियन प्रोविंस में आकर के लूटता था। सुल्तान जो है महमूद ड्रेन्ड अवे इंडियाज वेस्ट ट्रेजर्स एंड यूज्ड देम टू ट्रांसफॉर्म गजनी। वो इंडिया के ट्रेजर्स को लूटता है, उसको पूरी तरह से अ, छीना झपट करके या तो जबरदस्ती ले जाता है और अपने यहाँ जो गजनी है उसे ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करता है। गजनी वॉज एडॉर्न विद स्प्लेंडिड मॉस्क। गजनी जो है वो बहुत सारे मॉस्क का निर्माण कराता है, लाइब्रेरीज का निर्माण कराता है और म्यूजियम का निर्माण करवाता है अपने यहाँ। कोर्ट ऑफ गजनी ग्लिटर्ड विद स्पार्कलिंग पियर्स रूबीज एंड डायमंड्स। और जो गजनी का कोर्ट था जहाँ से वो रूल करता था अपने एरियाज में, उन जगहों को वो भारत से लूटे हुए, भारत के मंदिरों से लूटे हुए जितने सारे धन दौलत संपदा और जो भी रूबीज हैं, पियर्स हैं, डायमंड्स हैं, उनको लगाता है और चमकाता है। तो क्या ही फायदा जब अपनी यहाँ को चमकाने के लिए, अपने कोर्ट को चमकाने के लिए दूसरे की मेहनत के कमाए हुए पैसे धन दौलत को लूट के लाते हो और अपने आप को बहुत बड़ा साइंसा कहती हो, क्या ही है। महमूद वाज नोन एज द आइडल ब्रेकर। महमूद जो गजनी को ना मूर्तियों का भंजक कहा जाता था, उसे पसंद नहीं था, क्योंकि इस्लाम में ये ना मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। लोग मूर्ति पूजा से नफरत करता है और जो भी मूर्तियों का पूजा करता है उनसे वो नफरत करता है। इसीलिए वो क्या करता था, आइडल्स को तोड़ा करता था। और एंड अ पंडित ऑपरेटिंग ऑन ए लार्ज स्केल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इसीलिए वो इंडियन हिस्ट्री में आप आगे पढ़ोगे कि जितने सारे क्रूर ये रहते हैं आतंक करने वाले या फिर क्रूरता फैलाने वाले, वो सभी इंडियन टेम्पल्स को, ताकि इसका जो कल्चर है उसको तोड़ा जा सके, डिस्ट्रॉय करा जा सके और उसकी आस्था को चोट पहुंचाया जा सके, नीचा दिखाया जा सके, इसलिए अटैक किया करता है। However, he was a patron of art and learning and enjoyed the company of learned scholars and poets. वो अपने यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी रखता था जो कि सिर्फ इस्लामिस्ट लोग होते थे, और जो पढ़े लिखे कहने का मतलब, स्कॉलर कहने का मतलब जो इस्लाम से में अच्छी पकड़ रखती हो, इस्लाम के बारे में जिससे अच्छी जानकारी हो। उसी में से एक है फिरदौसी, जो कि ऑथर होता है द ग्रेट एपिक शाहनामा। फिरदौसी एक पोएट है जो उसके साथ आता है, जो शाहनामा एक अच्छी सी किताब लिखती है। ग्रेट पर्शियन हिस्ट्रियंस एंड मैथमेटिशियंस अल बरूनी। अल बरूनी जो कि पर्शिया का रहने वाला है, ये हिस्ट्रियंस है, मैथमेटिशियंस है, स्कॉलर्स है। वर अमंग द एमिनेंट स्कॉलर्स पैट्रोनाइज्ड बाय महमूद। और ये महमूद के कोर्ट में या तो बोले महमूद के साथ रहने वालों में से दो पोएट है, अल बरूनी और फिरदौसी। फिरदौसी का दिखा हुआ आपका शाहनामा है। तो कुछ ये हाल थे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा इसे एंड करके महमूद गौरी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Mahmud raid exposed the weaknesses of northern states and paved the way of conquest of India. महमूद का जो रेड होता है, महमूद का जो आतंक इंडिया में फैलता है, करीब 25 सालों तक जो लोगों, यहाँ के लोगों में भय उसका रहता है, वो एक्सपोज कर देता है इंडिया को और इंडिया के शासकों को, और इंडिया के जो राजपूत रूलर्स थे उन सबको एक्सपोज करके रख देता है कि इनमें कितनी शक्ति है और ये कितना अपने देश की रक्षा कर पाते हैं। क्योंकि जितने सारे रूलर्स थे वो सब के सब कह सकते हो यहाँ के राजपूत रूलर ही थे, और उस वक्त वही थे जो खुद को बहुत बड़ा क्षत्रिय मानते थे कि हम ही हैं जो इस देश की रक्षा कर सकते हैं और दूसरे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना है, बस सिर्फ हम हैं तो हम ही हैं। द एम्पायर ऑफ गजनी डिसइंटीग्रेटेड रैपिडली आफ्टर महमूद के डेथ। महमूद के डेथ के बाद जो गजनी है पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, और करीब 100 साल तक जो है नॉर्थ इंडिया में किसी भी तरह कोई अटैक नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में छोटी सी झलक है कि जो मोहम्मद गौरी है वो भारत को अटैक करता है 12th सेंचुरी में, और देयर वर 5 मेजर राजपूत रूलर। देखो उस वक्त 12th सेंचुरी में इंडिया में कौन कौन से राजपूत रूलर थे, तो राठौर ऑफ कन्नौज, चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर एंड सोलंकीज ऑफ गुजरात। तो ये कोई राजपूत रूलर जो उस वक्त भारत में रूल कर रहे थे, और ये उसका डायनेस्टीज का नाम है। और पारमराज था मालवा में और चंडेलाज था बुंदेलखंड में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि भारत में क्या हुआ था, कैसे उसकी बात की हिस्ट्री को कैसे तबाह और परेशान करने की प्रयास किया गया, इसके बारे में बाकी लोग भी जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।